अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा सेकंड लेक्चर है थर्मोडायनामिक्स का। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, उसकी थर्मोडायनामिकल टर्म्स देखी थी। उसके बाद हमने पढ़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है, उसके हमने अजम्पशंस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमने एक वेसल के अंदर, जो कि क्यूबिक वेसल है, इसके अंदर अगर हमने एक गैस ली हुई है, उसके डिफरेंट मालिक्यूल्स हैं आपके पास, लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, और इन मालिक्यूल्स को देखेंगे कि ये किस तरह से इस गैस के अंदर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं प्रेशर को जनरेट करते हैं। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि ये क्यूबिक वेसल है हमारे पास। इसके अंदर जो मालिक्यूल्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कुछ मालिक्यूल्स अपवर्ड जा रहे हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, कुछ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे, और सिमिलर अमाउंट जो है वो तकरीबन जी एक्सिस की तरफ जाएगी, और चारों तरफ जो है ना ये वाले जो वाल्स हैं इनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ये सारे मालिक्यूल्स। अब सबसे पहले हमने डिफ़ाइन करना है कि प्रेशर ऑफ अ गैस होता क्या है। कि यहाँ पे मालिक्यूल सपोज करें इस वाल से स्टार्ट हुए हैं मूव करना, इस वाल के साथ आके वो कोलाइड कर रहे हैं, तो इन्होंने ये जो मालिक्यूल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आए हैं, इन्होंने यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम एग्जर्ट किया है, कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र किया है, उसको नाम देते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस। यानी ये वाले जो मालिक्यूल्स हैं यहाँ से इन्होंने मूव करना स्टार्ट किया, सपोज करें 5 मालिक्यूल्स आ रहे हैं और वो इधर से मूव करेंगे तो मोमेंटम गेन करेंगे इस वाल के ऊपर, जिसको हमने ए बी सी और डी का नाम दिया हुआ है, इस वाल के ऊपर आके स्ट्राइक करते हैं। जैसे ये वाले मालिक्यूल्स इधर से आ रहे हैं तो मोमेंटम गेन करते हैं। ये इस वाल के यूनिट एरिया के ऊपर यूनिट टाइम के अंदर कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम नाम देते हैं वो प्रेशर ऑफ अ गैस है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आएँ, द मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वाल्स ऑफ द कंटेनर, ये जो कंटेनर हमने लिया हुआ है क्यूबिक, इसकी वाल्स को कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है पर यूनिट एरिया, यानी इसके यूनिट एरिया पे कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम के अंदर ये जो वाल है इसके यूनिट एरिया के ऊपर कितना इधर से आके मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, उस मोमेंटम ट्रांसफर्ड को नाम देते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस। अच्छा, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन समझने के बाद हमें इसकी डेरिवेशन पे जाना है। आप सपोज़ करें कि ये जो हमने क्यूबिक वेसल लिया हुआ है, कंटेनर हमने लिया हुआ है ये वाला, जिसके अंदर गैस कंटेन कर रही है, कितने गैस के मालिक्यूल्स हैं उसको हमने नाम दिया हुआ है कि n नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हैं जो इस कंटेनर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंटेन है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद है कि लेंथ ऑफ द वाल ऑफ द कंटेनर। आप सपोज़ करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है कंटेनर की, ये भी L के बराबर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी विड्थ है ये भी L के बराबर है। और अगर इसकी हाइट चेक की जाए, ये वाली जी एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो ये भी L के बराबर है। तो अगर इसकी लेंथ L है तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ कर लें तो L स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अब आपने क्या करना है कि आप इसका वॉल्यूम चेक करें कि ये जो क्यूबिक वेसल है इसका वॉल्यूम कितना होगा। पहले हमने देखा इसकी लेंथ L के बराबर है, फिर हमने देखा कि इसका एरिया जो है वो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास L स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ भी L के बराबर है और इसकी जो विड्थ है वो भी L के बराबर है और इसकी हाइट जो है वो भी L के बराबर है। लिहाजा हम क्या करेंगे कि हमने तीनों लेंथ को अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहाँ पे L क्यूब के बराबर है, क्योंकि हर साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास L के बराबर है। अच्छा, इसके बाद हम सपोज़ करते हैं, चूँकि हमने पढ़ा है कि ये जो मालिक्यूल्स होते हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं और जितनी इनकी प्रोबेबिलिटी होती है इस तरफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करने की, उतनी अप्रॉक्सीमेटली प्रोबेबिलिटी होती है कि वो मालिक्यूल इस तरफ आ जाए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और सेम प्रोबेबिलिटी होती है कि ये वाले मालिक्यूल अलॉन्ग जी एक्सिस चले जाएं। यानी प्रोबेबिलिटी इन मूविंग रैंडम डायरेक्शंस इज़ इक्वल। तो पहला मालिक्यूल है, सपोज करें इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 का नाम दे देते हैं उसको। इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चला जाए। सिमिलरली उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग चला जाए या जी एक्सिस के अलॉन्ग चला जाए। सिमिलरली अब हमारे पास दूसरा मालिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी है v2, और ये भी डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकती है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकती है, वाई के अलॉन्ग भी हो सकती है, जी के अलॉन्ग भी हो सकती है। इसी तरह से सारे मालिक्यूल्स की अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते जाएँ तो हम एंड पे पहुंचते हैं। जो हमारे पास एंड वाला मालिक्यूल है उसका नाम हमने रखा हुआ है कि एन मालिक्यूल, लास्ट मालिक्यूल है। इसकी जो वेलोसिटी है वो vn के बराबर है, और अगर हम इसको देखें तो इसकी भी डिफरेंट डायरेक्शंस बन रही हैं। एक को हमने नाम दिया हुआ है vnx, और अगर y एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है वो मालिक्यूल तो उसको नाम दे दिया है vny, और अगर ये मालिक्यूल z एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो इसको हमने नाम दे दिया है vnz। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है
कि ये तो हमने सारे मालिक्यूल्स की बात कर ली है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, जी के अलॉन्ग जा रहा है। अब हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जस्ट वन मालिक्यूल है, उसका बिहेवियर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बिहेव करेगा, कैसे मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा और आगे से वाल इसके ऊपर कितना जो है वो फोर्स लगाएगी। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी है। सपोज़ करें जो मालिक्यूल है ये हम लेट करते हैं, एक मालिक्यूल है ये वाला, इसका मास सपोज़ करें m के बराबर है और ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है और A B C D ये वाली जो वाल है A B C और D, इस वाल के साथ आके ये वाला जो मालिक्यूल है यहाँ पे आके कोलाइड करता है। तो जब ये कोलाइड करेगा तो क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, आगे से जो वाल है वो भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी रिएक्शन के तौर पे। इसको अभी हम देखते हैं आगे कैसे ये फोर्स एक्सर्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो मालिक्यूल है ये इसका मास हमने सपोज कर लिया कि इसका मास m है और जिस वेलोसिटी से ये मूव करके जा रहा है इस डायरेक्शन में अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसको हमने नाम दे दिया कि वो वेलोसिटी v1x है। तो अब देखें कि इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा जिसके साथ ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ है और इधर जा रहा है। अगर हम इसका इनिशियल मोमेंटम देखें तो आपको पता है कि मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मास का और वेलोसिटी का। यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसका जो मास है वो हमारे पास m के बराबर है और जो इसकी वेलोसिटी है अलॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन वो हमारे पास है v1x। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें मास और वेलोसिटी को तो इनिशियल मोमेंटम उसका बनता है pi, और जब ये इधर आके टकराएगा तो आगे से इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी और इसके साथ फोर्स के साथ ये वापस चला जाएगा। जब ये इधर वापस जा रहा है तो अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगी है और उस फोर्स की वजह से ये दोबारा से मोमेंटम गेन करेगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो कोलिजन्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, उनके दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, मोमेंटम जो है वो भी कंजर्व रहता है। तो जिस मोमेंटम के साथ ये राइट डायरेक्शन में गया था कोलिजन से पहले, तकरीबन उसी मोमेंटम के साथ ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे वापस मुड़ेगा मॉलिक्यूल। यानी इधर से आ रहा था तो इसका जो मोमेंटम था वो pi था, जब यहाँ से टकराने के बाद ये वापस मुड़ेगा तो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, तो अब जब ये वापस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके साथ आप नेगेटिव साइन ले लेंगे और नेगेटिव साइन देखें pf यानी फाइनल मोमेंटम टकराने के बाद क्या होगा, इसको आपने नाम दे दिया -mv1x। अब ज़रा देखें कि चेंज इन मोमेंटम कितना आया है, वो कितने मोमेंटम से आया था, वापस कितने से गया है। तो चेंज निकालें ज़रा। चेंज हम निकालते हैं कि फ़ाइनल में से आपने क्या करना है, इनिशियल को माइनस कर देना है। फ़ाइनल मोमेंटम उसका ये वाला है -mv1x, तो फाइनल की जगह पे इसकी वैल्यू प्लेस करें, ये वाली आ गई -v1x। इनिशियल मोमेंटम कितना था उसको फाइनल में से माइनस किया, इनिशियल हमारे पास है ये वाला, तो इसको फाइनल में से -mv1x में से इनिशियल को माइनस कर दिया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। अब देखें माइनस और ये वाला भी माइनस है, ये प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन जो है वो हमारे पास नेगेटिव ही रहेगा। तो चेंज इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू -2mv1x, क्योंकि 1 ये वाला और 1 ये वाला ऐड होकर -2mv1x हो जाएगा। इसको आप नाम दे दें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, आप देखें कि टाइम टेकन बाय दिस मॉलिक्यूल इन वन राउंड ट्रिप इज़ गिवन बाय s इज़ इक्वल टू vt। ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर के अंदर है, चैप्टर नंबर 3 में, कि s इज़ इक्वल टू vt। हम इससे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड निकालते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसको टाइम कितना लगा है। एक्चुअली हम ये वाला जो टाइम है जो मॉलिक्यूल को एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करने में लगा है, ये वाला टाइम हमने कैलकुलेट करना है। अब देखें कि यहाँ से मॉलिक्यूल ने मूव करना स्टार्ट किया है इस वाल से, यहाँ से वो इधर आया है, इस वाल के साथ आके टकराया है, तो उसने फासला कवर किया है 1l के बराबर, यानी लेंथ l के बराबर होगी यहाँ पे। अब जब यहाँ से टकराने के बाद ये वापस जाएगा तो फिर भी उतना फासला कवर कर रहा है। इसका मतलब है कि इधर आने में इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है l के बराबर और यहाँ पे टकराने के बाद फिर उतना फासला कवर कर रहा है। तो टोटल फासला कितना होगा एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के अंदर? टोटल फासला अगर हम देखें तो ये 2l के बराबर होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी s की जगह पे क्या आ जाएगा, उसने जितना टोटल फासला कवर किया है वो 2l के बराबर है। किस वेलोसिटी से किया है, वो किस वेलोसिटी से आ रहा है, v1x से आ रहा है। तो जिस वेलोसिटी से इसने फासला कवर किया है वो v1x है। इसको जो शॉर्ट टाइम लगा है उसको हमने डेल्टा t का नाम दे दिया, यानी इसी इक्वेशन के अंदर हमने ये वाले पैरामीटर ऐड कर दिए हैं जो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। यानी वेलोसिटी आ रही थी v1x, टाइम है डेल्टा t, और जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है वो हमारे पास है 2l के बराबर। यहाँ से अगर हम डेल t निकालें तो रिज़ल्ट क्या आएगा कि v1x इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2l डिवाइडेड बाई v1x।
अच्छा, अब हम जानते हैं एज वी नो दैट कि जो फोर्स होती है ये बराबर होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कहते हैं फोर्स, और ये न्यूटन सेकंड लॉ है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अब ये वाली जो आपके पास फोर्स आ रही है इसके अंदर आपने इक्वेशन नंबर 1 भी प्लेस करनी है डेल पी की जगह पे, और ये वाला जो डेल टी वाली इक्वेशन है ये यहाँ पे डेल टी की वैल्यू प्लेस करेंगे, और यहाँ से हम देखेंगे कि फोर्स हमारे पास कितनी आ रही है। अच्छा, अब देखें कि ये वाली अगर मालिक्यूल नंबर 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। वो मालिक्यूल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। और ये बराबर किसके होगा, अगर हम यहाँ पे डेल पी की वैल्यू प्लेस करें तो डेल पी किसके बराबर था, -2mv1x। तो यहाँ पे आपने -2mv1x वैल्यू प्लेस कर दी। नीचे इसके टाइम आ रहे हैं, फोर्स हम निकालना चाह रहे हैं, नीचे इसके टाइम आ रहे हैं, टाइम आप यहाँ से निकाल चुके हैं, किसके बराबर है 2l/v1x। ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस करें तो 2l/v1x, यहाँ से 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी को आप सिंप्लीफाई कर लें, ये v1x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mv1x²/l। अब ये देखें कि ये कौन सी फोर्स है, कौन एग्जर्ट कर रहा है, किसके ऊपर एग्जर्ट हो रही है। दिस इज़ द फोर्स एग्जर्टेड बाय ए बी सी डी, यानी ये वाली जो हमारे पास साइड है इस कंटेनर सी की, ये साइड ए बी सी और डी, इसने जो फोर्स एग्जर्ट की है आने वाले मालिक्यूल के ऊपर, वो फोर्स हमारे पास है ये वाली जो हमने कैलकुलेट की है -mv1x²/l। ये वो फोर्स है जो आगे से वाल ने उसके ऊपर मालिक्यूल के ऊपर एग्जर्ट की है। अब क्या होगा कि जो मालिक्यूल है वो भी इक्वल एग्जर्ट करेगा आगे से, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एज अ रिएक्शन मालिक्यूल विल एग्जर्ट फोर्स ऑन वाल विच इज़ इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि अगर वाल ने मालिक्यूल के ऊपर ये वाली फोर्स एग्जर्ट की है तो रिएक्शन के तौर पे मालिक्यूल दीवार के ऊपर कितनी फोर्स एग्जर्ट करेगा। हम जानते हैं कि जो रिएक्शन होता है वो एक्शन का अपोजिट होगा, तो एक्शन अगर ये वाला हो रहा था तो रिएक्शन उसके नेगेटिव होगा, अपोजिट साइन होगा इसके साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा mv1x²/l। ये आपके पास फोर्स आ गई है जो मालिक्यूल ने आके एग्जर्ट की है ए बी सी डी वाल के ऊपर। अच्छा, अब ये वाली तो पहले मालिक्यूल की फ़ोर्स निकाल ली है जो पहले मालिक्यूल ने आके एग्जर्ट की है। अच्छा, दूसरे मालिक्यूल की अगर फ़ोर्स निकालना चाहें तो हम ये सारा प्रोसेस दोबारा नहीं करेंगे, यहीं से रिज़ल्ट निकाल लेते हैं कि अगर पहले मालिक्यूल की ये वाली फ़ोर्स आ रही है तो सेकंड की भी इसी तरह से होगी अगर हम ये कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दें। तो सेकंड मालिक्यूल की फ़ोर्स देखें ज़रा, F2x, सिंपली इसी के अंदर जहाँ पे 1 आ रहा था मालिक्यूल वहाँ पे मालिक्यूल नंबर 2 आ गया, तो F2x इज़ इक्वल टू m, ये बाकी फैक्टर वैसे ही रहेंगे m, और v1 की जगह पे अब v2x² हो जाएगा और डिवाइडेड बाई l, यानी बाकी वही फैक्टर है जहाँ पे 1 आ रहा था वहाँ पे हमने 2 प्लेस कर दिए क्योंकि अब मालिक्यूल नंबर 2 की बात हो रही है। इसी तरह से आप कैलकुलेट करते चले जाएं सारे मालिक्यूल्स के लिए। फाइनली आप किस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपके पास जो लास्ट मालिक्यूल है जिसको आपने Fn का नाम दिया हुआ है उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो Fnx के बराबर है। यहाँ पर भी वैसे ही चेंज आ जाएगा, मास वही रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हुई है कि सेकंड मालिक्यूल से आप कहाँ पे चले गए हैं, लास्ट मालिक्यूल पे, और लास्ट को आपने क्या नाम दिया हुआ है, n का नाम दिया हुआ है, और इसके साथ x क्यों आ रहा है, क्योंकि आप x एक्सिस की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई l आ जाएगा। अच्छा, ये तो एक एक मालिक्यूल की आपने फ़ोर्स निकाल ली है, पहले की फ़ोर्स है, दूसरे की, और ये वाली सो ऑन करते चले जाएँ, आप आखिरी की कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो फोर्सेज आ रही हैं सारी की सारी पहले मालिक्यूल की वजह से, दूसरे की वजह से, आखिरी की वजह से, ये सभी को हम ऐडअप कर लेंगे और टोटल फोर्स निकालेंगे कि जो सारे मालिक्यूल्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ रहे हैं वो टोटल कितनी फ़ोर्स लगाते हैं ए बी सी डी साइड के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, सभी को ऐडअप कर देंगे। ऐडअप करें, F1x प्लस F2x प्लस सो ऑन, सभी को ऐडअप करते चले जाएंगे, आखिरी फोर्स पे चले जाएंगे। अब इनकी वैल्यूज़ आप निकाल चुके हैं, ये F1x है, इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी mv1x²/l। सिमिलरली ये F2x आ रहा है, इसकी ये वाली वैल्यू है, ये यहाँ पे प्लेस करें, सो ऑन करते चले जाएं, और आखिरी मालिक्यूल की जो फोर्स आपने ये वाली निकाली है ये भी यहाँ पे प्लेस कर लें। अब इसमें देखें, अगर सारी टर्म्स के अंदर देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, मास ओवर लेंथ, सभी के अंदर आ रहा है मास ओवर लेंथ। इसको आप कॉमन ले लें
बाकी आपके पास बचेगा v1x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली v2x स्क्वायर और vnx स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ आपने ऐडअप कर ली हैं। इनमें से m और l जो है m डिवाइडेड बाई l ये कॉमन आ गया, बाकी को आपने वैसे ही लिख लिया सारी वेलोसिटीज़ को। अच्छा, अब ये तो वो वाली फोर्स है जो मालिक्यूल्स एग्जर्ट कर रहे हैं उस वाल के ऊपर, जिसको हमने ABCD का नाम दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली निकालना क्या चाह रहे थे, हम निकालना चाह रहे थे प्रेशर ऑफ अ गैस। अभी आपने फोर्स निकाली है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ये वाला प्रेशर। तो प्रेशर की इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F की जगह पे Fx आ जाएगा और P की जगह पे Px आ जाएगा। क्योंकि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा Px, P की जगह पे आ गया, F की जगह पे Fx आ गया। और एरिया अगर हम देखें तो हम पीछे डिफ़ाइन कर चुके हैं ये वाला, कि जो कंटेनर है उसकी लेंथ L के बराबर है, उसका जो एरिया है वो L स्क्वायर के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे एरिया आ रहा है ना वहाँ पे L स्क्वायर प्लेस कर लेंगे और आपके पास फाइनल रिज़ल्ट बनेगा Px इज़ इक्वल टू Fx डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो हमने ये पढ़ा हुआ है, ये वाली जो फोर्स है ना, ये हमने वैल्यू प्लेस कर दी है फोर्स के ऊपर वाली, ये वाली वैल्यू, ये फोर्स की वैल्यू अगर हम इसके अंदर प्लेस करें तो m/L आ जाएगा, साथ ये वाला L स्क्वायर भी नीचे डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, L क्यूब हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू वही आ जाएगी, v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस सो ऑन, ऐड करते चले जाएंगे, आखिरी मालिक्यूल की वेलोसिटी आ जाएगी। सिंपली यहाँ पे क्या किया है कि Fx की जो ये वाली वैल्यू है ना, ये आपने यहाँ पे प्लेस की है, एक L यहाँ पे आ रहा है और L स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, जब ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई होंगे तो L क्यूब हो जाएगा। ये वो वाला मोमेंटम है जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस लग रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम। तो मास आपको पता है कि एक मालिक्यूल का मास है तो उसको सिंपली हम m से डिनोट करते हैं, और अगर n नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हैं तो टोटल का मास कितना हो जाएगा, टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे एक मालिक्यूल का मास। हमने यहाँ पे लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स n है इसके अंदर कंटेनर के, और हर एक का जो मास है वो m के बराबर है, तो टोटल का मास कितना होगा, वो nm के बराबर है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। वॉल्यूम हमने पीछे इधर देखा है कंटेनर का, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, L क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू प्लेस कर दी है, मास टोटल मालिक्यूल्स का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें ये वैल्यू चाहिए m/L क्यूब की। हम यहाँ से चाह रहे हैं कि हमारे पास m/L क्यूब आ जाए ताकि हम यहाँ पे प्लेस करके प्रेशर की वैल्यू निकाल सकें। तो आप क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो n है इसको आप इधर डिवाइड कर दें डेंसिटी के ऊपर, n इधर आ जाएगा, बाकी इस तरफ रह जाएगा मास ओवर वॉल्यूम, जिसको हमने L क्यूब का नाम दिया हुआ है। अब ये वाली जो m/L क्यूब की वैल्यू आपके पास ये वाली आ रही है, इसको आप इस इक्वेशन में प्लेस करें तो लेफ़्ट साइड पे क्या आ रहा है, Px आ रहा है, ये वैसे ही आ गया Px। m/L क्यूब आ रहा है इसकी राइट साइड पे, यहाँ पे देखिए m/L क्यूब किसके बराबर हमने रखा हुआ है, डेंसिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स। तो m/L क्यूब इसकी जगह पे इस इक्वेशन में ज़रा चेंज करें, ये किसके बराबर आ रहा है, डेंसिटी ओवर नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स, यहाँ पे प्लेस कर दिया। बाकी अगर टर्म देखें तो ये सेम आ रही है, वेलोसिटीज़ की एडिशन जो हो रही है, तो इसको आपने वैसे ही प्लेस कर दिया साथ। अच्छा, अब क्या करना है कि ये जो 1/n आ रहा है ना, इसको हम इधर डिवाइड कर देते हैं सारे के साथ। जब हम इसको n को इधर डिवाइड करते हैं तो ये एक्चुअली ये एवरेज बन रही है कि अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं और उन सभी को हम ऐड अप कर दें, ऐड अप करने के बाद टोटल नंबर से डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज आ जाती है। तो यहाँ पर भी सेम केस है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर n तक, सभी को क्या किया हुआ है कि ऐड अप किया है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स। तो ये एक्चुअली हमारे पास एवरेज आ रही है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है। अगर ये एवरेज है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Vx स्क्वायर एवरेज, ये वाला जो साइन है ये एवरेज का साइन है, यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आ रही है सारी, ये एवरेज वेलोसिटीज़ के स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, सिमिलरली ये वाला तो हो गया प्रेशर अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल टू आ रहा है डेंसिटी इनटू स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब सिमिलरली क्या होगा कि ये सारी कैलकुलेशन हम वाई एक्सिस के लिए नहीं करेंगे,
यहीं से रिज़ल्ट निकालते हैं, जैसे पी एक्स आ रहा है वैसे पी वाई होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो मालिक्यूल्स होते हैं उनकी जितनी प्रोबेबिलिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाने की है उतनी अलॉन्ग वाई एक्सिस होती है, अप्रॉक्सीमेटली उतनी जो प्रोबेबिलिटी है वो जी एक्सिस के अलॉन्ग होती है। तो जितना प्रेशर अलॉन्ग एक्स एक्सिस मालिक्यूल्स लगा रहे हैं तकरीबन उतना प्रेशर अलॉन्ग वाई एक्सिस लगाते हैं, तो पी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, पी वाई। यहाँ पे जो वी एक्स है ये भी चेंज हो जाएगा वी वाई के अंदर। सिमिलरली अगर ये मालिक्यूल अलॉन्ग जी एक्सिस जा रहे होते तो पी एक्स की जगह पे क्या आ जाता, पी जी विच इज़ इक्वल टू डेंसिटी वैसे ही आ जाएगा, और वी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, वी जी स्क्वायर, क्योंकि अब हम जी एक्सिस की बात कर रहे हैं। अब सिमिलरली आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपने पढ़ा हुआ है कि इसमें हर डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा होता है गैस की वजह से वो सेम होता है। अगर सेम है तो आप कह सकते हैं कि पी एक्स इज़ इक्वल टू पी वाई एंड सिमिलरली पी वाई इज़ इक्वल टू पी जी। अब पी एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये वाली किसके बराबर है, पी एक्स डेंसिटी इंटू वी एक्स स्क्वायर एवरेज। तो यहाँ पे प्लेस कर दें, पी एक्स की जगह पे ये आ जाएगा डेंसिटी इंटू वी एक्स स्क्वायर एवरेज। पी वाई आप ये निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करें डेंसिटी इंटू वी वाई स्क्वायर एवरेज, और पी जी की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, ये भी इस इक्वेशन में प्लेस करें तो ये आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे जो डेंसिटी है ये कैंसल आउट हो जाएगी। अगर ये कैंसल आउट हो रही है तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, वी एक्स स्क्वायर एवरेज वी वाई स्क्वायर एवरेज इज़ इक्वल टू वी जी स्क्वायर एवरेज। और हम ये भी जानते हैं कि जो वेलोसिटी है ये वेक्टर होती है, और वेक्टर जो है अगर स्पेस में होता है तो उसके 3 कंपोनेंट्स आते हैं, और हम ये लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर एवरेज प्लस वी वाई स्क्वायर एवरेज प्लस वी जी स्क्वायर एवरेज। जैसे आपने जो है ना ये एफएससी में भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर कोई वेक्टर है जिसको हम सपोज करें ए का नाम दे देते हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स आएंगे, एक होगा ए एक्स स्क्वायर, दूसरा होगा ए वाई स्क्वायर और तीसरा होगा ए जी स्क्वायर। तो ये वेक्टर के स्क्वायर के बराबर हो जाते हैं। अब सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही केस है कि आपके पास एक वेक्टर है जिसको हमने वेलोसिटी का नाम दिया हुआ है, तो वेलोसिटी के भी 3 कंपोनेंट्स बन रहे हैं। एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये वाला जो हमने लिख लिया वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर, सिमिलरली वेलोसिटी का जी कंपोनेंट। यानी तीनों डायरेक्शंस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा सकते हैं मालिक्यूल्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी जा सकते हैं, जी के अलॉन्ग भी जा सकते हैं। तो तीनों साइड पे जो प्रोबेबिलिटी है अगर उसको टोटल करें तो वो टोटल वेलोसिटी के बराबर होगी कि मालिक्यूल्स की टोटल वेलोसिटी कंटेनर के अंदर कितनी होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम ऊपर ये भी पढ़ चुके हैं कि वी एक्स स्क्वायर एवरेज इज़ इक्वल टू वी वाई स्क्वायर एवरेज। जितनी वेलोसिटी, चूँकि जो मालिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, और अगर रैंडम मोशन में है तो वो जितनी प्रोबेबिलिटी जितनी वेलोसिटी उनकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है उतनी अप्रॉक्सीमेटली वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है और उतनी ही जी एक्सिस के अलॉन्ग होगी। अब हम क्या करेंगे, वी एक्स स्क्वायर एवरेज ये वैसे लिख लिया, ये हमने ऊपर पढ़ा है कि वी वाई स्क्वायर एवरेज किसके बराबर है, वी एक्स स्क्वायर एवरेज के, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं वी एक्स स्क्वायर एवरेज। और यहाँ से एक और रिजल्ट भी निकला है कि वी जी स्क्वायर एवरेज किसके बराबर है, ये भी वी एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो ये वी जी की जगह पे भी आप ये लिख सकते हैं वी एक्स स्क्वायर एवरेज। अब देखें ये वाला भी वी एक्स स्क्वायर एवरेज हो गया, ये वाला भी और ये वाला भी, तो 1 + 2 + 3, तो ये आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 वी एक्स स्क्वायर एवरेज। अब यहाँ से अगर वी एक्स स्क्वायर एवरेज की वैल्यू निकालें हम यहाँ से अगर हम ये वाली वैल्यू निकालते हैं वी एक्स स्क्वायर एवरेज, तो ये वाला जो 3 है ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर एवरेज। ये वाली वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है, ये वैल्यू है पी एक्स इज़ इक्वल टू डेंसिटी इंटू वी एक्स स्क्वायर एवरेज। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से जो आपने वैल्यू निकाली है, अगर हम इसको निकालें वैल्यू को यहाँ से, तो ये बनेगा वी एक्स स्क्वायर एवरेज इज़ इक्वल टू 1/3 वी स्क्वायर एवरेज। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये वाला जो वी एक्स स्क्वायर एवरेज आ रहा है ना, ये पी एक्स की जो ये वाली इक्वेशन आ रही थी पी एक्स की, यहाँ पे जो वी एक्स स्क्वायर एवरेज आ रहा है उसकी जगह पे ये वाली जो इसकी वैल्यू है ये हमने प्लेस करनी है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, ये पी एक्स आ रहा है लेफ़्ट साइड पे वैसे लिख दिया, ये वाला, साथ डेंसिटी आ रहा है ये भी वैसे लिख दिया,
यहाँ पे आ रहा है वी एक्स स्क्वेयर एवरेज। हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली है, वी एक्स स्क्वेयर एवरेज की वैल्यू निकाली है 1/3 वी स्क्वेयर एवरेज। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी, वी एक्स स्क्वेयर एवरेज की जगह पे आ गया 1/3 वी स्क्वेयर एवरेज। 1/3 को अगर हम इधर साइड पे निकाल लें 1/3 को, तो बाकी आपके पास बचेगा डेंसिटी और वी स्क्वेयर एवरेज बच जाएगा ये वाला। अब हमें ये भी पता है, पीछे हमने अभी पढ़ा है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, ये वाली डेंसिटी होती है टोटल मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने यही किया है कि डेंसिटी किसके बराबर है, टोटल मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो आप क्या करें कि डेंसिटी की जगह पे यहाँ पे जो डेंसिटी की ये वाली वैल्यू है ये प्लेस कर दें। तो प्रेशर P इज़ इक्वल टू 1/3 वैसे ही आ गया, डेंसिटी की जगह पे आपने ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी, और ये साथ वी स्क्वायर एवरेज ये वाला भी वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें देखें कि हमने क्या चेंज किया है। एक तो इसमें हमने ये किया है कि ये वाला जो मास है ना, इसको वी स्क्वायर के साथ लिखा है। यहाँ पे वी स्क्वायर एवरेज आ रहा था तो मास हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एम वी स्क्वायर एवरेज आ गया। ये वाला जो 1/2 आ रहा है ना, ये हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनाने के लिए इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और इसी इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी किया है। अगर हम इनको कट कर दें तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनाने के लिए क्या किया है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ गया, नीचे 3 वैसे ही आ रहा है। यहाँ पे n बचेगा डिवाइडेड बाई L3, ये वाला मास अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जिससे डिवाइड किया है वो 2 यहाँ पे आ गया, जिससे मल्टीप्लाई किया है वो ये वाला है। अब अगर हम देखें तो ये है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी गैस के कंटेनर के अंदर जो वेसल आपने लिया हुआ है उसके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फिक्स क्वांटिटी होती है, सेम क्वांटिटी है। तो इसको आप नाम दे दें कि ये n0 के बराबर है, n/L³ की जगह पे आ गया n0। ये फ़िक्स अमाउंट होती है मॉलिक्यूल्स की, इसलिए इसको n0 का नाम दे दिया। ये साथ वैसे ही आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर एवरेज। अब यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया कि ये क्वांटिटी फ़िक्स हो जाती है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हेयर n0 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। n0 की जगह पे हमने कांस्टेंट प्लेस करना है। और 2/3 देखें ज़रा, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है। अगर ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये वाला 2/3 कांस्टेंट नंबर है, n0 भी यहाँ पे कांस्टेंट हमने फिक्स कर दिया है, तो 2 कांस्टेंट आ गए हैं, n0 भी और 2/3 भी। इसकी जगह पे आपने टोटल की जगह पे आपने यहाँ पे कांस्टेंट लिख देना है, बाकी यहाँ पे बचेगा 1/2 mv स्क्वायर एवरेज। अब ये कांस्टेंट आ रहा है, ये इक्वलिटी आ रही है, तो कांस्टेंट और इक्वलिटी की जगह पे आप एक साइन और ला सकते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। तो इसकी जगह पे और कांस्टेंट की जगह पे इसको आप बैक जाएं तो ये वाला साइन आप ला सकते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आ रही है इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यहाँ से अगर हम रिज़ल्ट देखें तो प्रेशर का और काइनेटिक एनर्जी एवरेज का रिलेशन क्या आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। अगर आप ऐसे करें, काइनेटिक एनर्जी को राइज़ कर दें तो इसका जो है प्रेशर के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज़ कर दें तो जो प्रेशर है इसमें भी डिक्रीज़ आ जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी को कम करते हैं तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम फ़ील होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके जो है ना कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।